ओके जी, कल वाले लेक्चर में हमने जो देखा था मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हमने लैंग्वेजेस और जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस उनका कंपैरिजन किया था, और उसके बाद हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर जो लेटर्स हैं ए टू जी, उसके कंपैरिजन में प्रोग्रामिंग साइड पे देखा था हमारे पास 01 लेटर्स हैं, फिर हमने उससे वर्ड क्रिएट किए थे, और फिर हमने फाइनली एक इंग्लिश लेटर को, कोई भी एक इंग्लिश लेटर को हमने विद एन एग्जांपल कन्वर्ट करके देखा था कि किस तरह से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने एक टेबल देखा था जिसको हम आस्की टेबल बोलते हैं, या आस्की कोड्स की जो लिस्ट थी वो हमने देखी थी, जिसमें ये लिस्टेड है कि हर इंग्लिश लेटर के अगेंस्ट कंप्यूटर्स के अंदर मशीन लैंग्वेज में कौन सा कोड यूज़ होता है। ठीक है, और उसका मेथड भी हमने देखे था कि मैथमेटिकली हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ उसमें और ऐड कर लें जो मैंने नहीं बताई है लास्ट लेक्चर में, इसमें भी मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग खुद उसको देख सकते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। हमने ये तो देख लिया था कि हमारे पास एक लेटर ए है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और हमने उसको कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो हमने एक मैथमेटिकल प्रोसीजर देखा। ठीक है, कि इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारे पास ए के अगेंस्ट जो भी उसकी आज की वैल्यू हमने खुद से डिसाइड की हुई है, एज्यूम की हुई है, जो 65 थी, फिर उसकी जो बाइनरी वैल्यू थी वो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दी 2 की पावर 0 1 2 3 4 इस तरह से करके लास्ट में उनको हमने सम किया था। ठीक है, अब ये कल भी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि जब दो पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं तो कम्युनिकेशन वन वे नहीं होती है, टू वे होती है। ठीक है, तो अगर हमने ह्यूमन साइड से यानी कि इंग्लिश लेटर ए को कन्वर्ट किया है मशीन लैंग्वेज के अंदर, जो कि 0100 इस तरह की फॉर्म आ रही थी, तो दे शुड बी अ वे कि हम जो मशीन कोड है उसको वापस कन्वर्ट कर सकें जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, बल्कि हमने रिवर्स किया था कि जो मशीन थी उसको हमने लेटर में कन्वर्ट करके देखा था। तो इस तरह हमें इंग्लिश लैंग्वेज को भी वापस कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स का बहुत सिंपल सा जो प्रोसीजर है कि लेट्स सपोज मैंने ए को कन्वर्ट करना है मशीन कोड के अंदर, उसका मुझे आस्की नंबर पता है 65। ठीक है, तो वो आप सिंपली 65 का अगर एलसीएम लें, और एलसीएम के हर स्टेप के ऊपर जो रिमाइंडर आता है वो आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, 2 के साथ एलसीएम लें, 2 के साथ एलसीएम लें, हर स्टेप पे जो रिमाइंडर आता जाता है उसको आप नोट डाउन करते जाएं, और उस रिमाइंडर को टॉप टू बॉटम टू टॉप अगर आप राइट डाउन करें लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास उसका मशीन कोड आ जाएगा। ठीक है, इतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सारा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने सिर्फ एक साइड आपको कन्वर्जन की बता दी कि इस तरह से मैथमेटिकली करते हैं, दूसरी साइड बताई नहीं है, वो पहली साइड की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि ओके हमारे पास इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनको इस तरह से मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी, मशीन लैंग्वेज हमने पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो बेसिक इसकी फंक्शनैलिटी है कि इंटरनली ये वर्क कैसे कर रही होती है उसको देखना है। बहुत बेसिक है। मशीन लैंग्वेज काम कैसे करती है कि इसको हम इनपुट में कोई भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं जो टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ आपने इनको फिलहाल अपने पास जो है इन टर्म्स को कंसीडर करना है, बाद में मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा कि टेक्निकली इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, अभी तो एज अ इंग्लिश वर्ड भी आपके लिए वो अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, तो इनपुट के अंदर मैं किसी भी टाइप की इनपुट दे सकता हूँ मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, और इनपुट किस तरह की हो सकती है या किन डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा, किसी से भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको अगर कोई कन्फ्यूजन इस तरह की हो रही है कि कीबोर्ड से तो चले ठीक है हम टाइप करते हैं, और जो मशीन लैंग्वेज है उसको हम इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं, जैसे कल हमने देखा था। हमने लास्ट में एग्जांपल भी डिस्कस की थी, अगर हमने उसको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है गो के नाम से करके, गो या कम, ये कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शन है, तो किस तरह से हम उसको कन्वर्ट करके पास ऑन करेंगे। ठीक है, तो वो तो हम कीबोर्ड से दे सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम माउस से भी कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे अगर आप देखें पूरे का पूरा कंप्यूटर आपका जो है वो बैकएंड पे फाइनली इन द एंड मशीन लैंग्वेज ही यूज करता है। तो अगर मैं माउस से किसी जगह पे क्लिक करता हूँ या किसी सॉफ्टवेयर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओपन हो जाता है, तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इट्स ऑल्सो एन इनपुट
कि मैं माउस के थ्रू इनपुट दे रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को ओपन कर दो, ठीक है। तो वो भी इनपुट एक्चुअली मशीन लैंग्वेज प्रोसेस करता है और उसके अगेंस्ट आउटपुट में उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर देता है, ठीक है। इस तरह माइक के थ्रू जैसे मैं बोल रहा हूँ ये भी इनपुट में जा रहा है, ठीक है। कैमरा अगर हमारे पास कैमरा पिक्चर्स ले रहा है तो वो भी मशीन लैंग्वेज ही प्रोसेस करती है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसिंग के अंदर हम इन डिटेल आगे लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझे कि हमारी जो डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं प्रोसेसिंग के प्रोसेस के अंदर, ठीक है, वो मेनली सीपीयू है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता सीपीयू क्या होता है, ठीक है, इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और आप ये समझे कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म करने वाला पार्ट है, जिसने एक्शंस परफॉर्म करने हैं, दैट इज सीपीयू, ठीक है। एक्शन से मेरी मुराद क्या है? एक्शन से मेरी मुराद कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, या कोई एनालिटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी टर्म्स थोड़ी सी मोटी लग रही हैं, आप इनको गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता है, प्लस माइनस डिवाइड करना, ठीक है, या मॉडुलस ले लिया या कोई इस तरह का बड़ा ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, वो सारे सीपीयू करेगा। इसी तरह मैं अगर कोई डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ कराना चाहता हूँ कंप्यूटर से कि ये किया जाए या ना किया जाए, ठीक है, और दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, मैंने इस तरह की जितनी भी जो एक्शंस हैं जो अभी मैंने बताए हैं वो सीपीयू करता है, ठीक है। और प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो बाकी डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं वो डिवाइसेस हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं, क्योंकि जब भी आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली स्टोरेज बाय ऑल मींस रिक्वायर्ड होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मिसाल के तौर पे अगर मैं कंप्यूटर को एक इनपुट देना चाहता हूँ कि दो नंबर्स को प्लस कर दें, ठीक है, तो अब बेसिकली कंप्यूटर जो है वो दो नंबर्स को प्लस कब करेगा? जब वो पहले उन दोनों नंबर्स को गेट करेगा और कहीं पर स्टोर करेगा, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ भाई कि 1+5 कर दो तो फौरन से आपको आंसर दे देता है, लेकिन अगर आप उसको बोले 1+3+2+9+6+8+4 इस तरह से, ठीक है, तो वो प्लस नहीं कर पाता, वो बोलता है भाई वेट अ सेकंड, वो कॉपी पेन से लेता है, पहले सारे नंबर्स राइट डाउन करता है, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्चुअली स्टोरिंग ऑल द नंबर्स, ठीक है। क्योंकि एक्शन परफॉर्म करने से पहले पहला स्टेप होता है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्टोर करें किसी ना किसी जगह पे, तभी आप एक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे ना। अभी आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि ये सारे नंबर्स प्लस करो, ये 5-6 नंबर्स, तो जब तक वो 5-6 नंबर्स मैं कहीं स्टोर नहीं करूंगा मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसलिए मैंने हमें बोला है कि जब भी मशीन लैंग्वेज को हम कोई इंस्ट्रक्शंस या इनपुट पास करते हैं तो मशीन लैंग्वेज उस पर जो प्रोसेसिंग करती है, यानी जो काम करती है, काम क्या करती है, जो हमने इनपुट में कहा होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में मैं कह रहा हूँ दो नंबर्स को प्लस कर दो, तो उसने उन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तो प्लस करना किसने? सीपीयू ने, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ माइनस करना है तो माइनस करना किसने? सीपीयू ने, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइसेस क्यों चाहिए? क्योंकि जिन नंबर्स को प्लस या माइनस करना है वो सीपीयू तो सिर्फ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्टोर तो कर नहीं सकता, तो इसलिए हमें एक और डिवाइस चाहिए जिसके अंदर हम उसको स्टोर करेंगे। और स्टोरेज डिवाइसेस आप सबको पता है मल्टीपल हमारे पास होती हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है, यूएसबी हो सकती है, ठीक है, कोई फ्लॉपी डिस्क, सीडी डिस्क, कोई भी चीज़ हो सकती है। रैम इसमें से शायद आप लोगों के लिए एक एडिशनल आइटम हो, ठीक है, इसको हम इन डिटेल आज देखेंगे ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसिंग के बाद जो मशीन लैंग्वेज है वो जो आउटपुट आएगी वो हमें रिटर्न बैक कर देगी, ठीक है। अच्छा, याद रखें आउटपुट हमेशा जो आती है वो भी इनपुट के अकॉर्डिंगली आती है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैंने दो नंबर्स को प्लस कराना है, तो जो मशीन लैंग्वेज है वो दोनों नंबर्स को प्लस कर देगी, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट आ रही है, उसका क्या करना है ये भी मुझे इनपुट के अंदर ही बताना होता है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं नहीं बताता कि यार आउटपुट का क्या करना है, तो मशीन लैंग्वेज के लिए ये इंस्ट्रक्शन काफी है कि दो नंबर्स को प्लस कर दो, वो प्लस करके बैठ जाएगा, ही विल डू नथिंग एल्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि दो नंबर्स को प्लस करना है और उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पर दिखानी है, आउटपुट किसी फाइल के अंदर सेव कर देनी है, आउटपुट इंटरनेट के ऊपर किसी XYZ पर्सन के साथ शेयर कर देनी है, वट एवर, ठीक है। ये सारी चीजें आउटपुट का पार्ट होती है, ठीक हो गया जी। मैंने एग्जांपल के तौर पे मॉनिटर स्पीकर यहाँ पे लिख दी है, बाकी मैंने बताया इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि आउटपुट व्हाट्सएप के ऊपर इस XYZ नंबर पे शेयर कर दूँ,
ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी आउटपुट। तो इस तरह से इन तीन जो है ये जो एक्टर्स हैं मशीन लैंग्वेज के एक ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। ये जो यहाँ पे मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ जो बाद में हम काफी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आप इनको नोटिस कर लें तो आपको आगे चीजें समझने में आसानी होगी। मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब भी हमने मशीन लैंग्वेज से कोई काम करवाना होता है उसको हम इनपुट देते हैं। उस इनपुट के अंदर यहाँ पे मैंने डिवाइसेस मेंशन की है। इन डिवाइसेस के थ्रू हम जो भी इनपुट देते हैं मशीन लैंग्वेज को, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि दो नंबर्स को प्लस कर दो, तो दैट इज एन इंस्ट्रक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ इन दो नंबर्स को प्लस करो और जो आंसर आए उसके अंदर ये तीसरा नंबर प्लस करो, फिर जो आंसर आए उसके अंदर चौथा नंबर प्लस करो, और फिर जो आंसर आए उसको मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दो। तो अब ये जो मैंने पूरा मल्टीपल टास्क बोले हैं, इनको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं और कोलेक्टिवली इनको हम कंप्यूटर की जुबान में प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, जब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये 3 4 5 चीजें करो, तो मैं छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकती है जो हम एज इनपुट इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू मशीन लैंग्वेज को दे सकते हैं। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज उस प्रोग्राम के अंदर से उन इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है और फिर उनको प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस से मुराद इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एक्शंस मेंशन किए गए हैं वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और एक्शन परफॉर्म कौन करता है? कंप्यूटर, जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे यहाँ पे मेंशन की हुई है, सीपीयू परफॉर्म करता है। और परफॉर्म करने के लिए उसको जो हेल्पिंग डिवाइस चाहिए होती है जिसके अंदर डाटा स्टोर कर रहा होता है, वो रैम और डिस्क या कोई भी चीज़ यूज होती है। तो नॉर्मली जो है वो रैम यूज हो रही होती है, इसको हम इन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और फाइनली जो रिजल्ट है उसके अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक टर्म बताई है प्रोग्राम। जब भी मैं प्रोग्राम बोलूं तो आप समझ जाए इट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और उसके बाद मैंने टर्म यूज किया प्रोसेसिंग, जो कि हमारा सीपीयू कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं, एग्जीक्यूशन। ये भी आप नोट कर लें कि जब भी किसी मशीन लैंग्वेज को एक प्रोग्राम एज इनपुट दिया जाता है, फिर उसको सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करता है या प्रोसेस करता है। ठीक है, अच्छा, और फाइनली जो सीपीयू है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को कभी भी कलेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं करता, वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसको बड़ा डिटेल में हम देखने वाले हैं, अभी यहाँ पे इस पर डिबेट नहीं करेंगे। आगे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल जैसे पिछली स्क्रीन में मैं दे रहा था, मैं यहाँ पे लिख दिया है 5+3 अगर हमने करवाना है तो इनपुट में क्या आएगा, 5+3। ठीक है, अब इनपुट हमें पता है कि हमने इनपुट किसको देनी है, मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज क्या अंडरस्टैंड करता है, मशीन कोड। ठीक है, वो ये वाले इंग्लिश के या मैथमेटिक्स के कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, 5 को कन्वर्ट किया, फिर ये जो प्लस वाला सिंबल था इसको कन्वर्ट किया मशीन कोड के अंदर, फिर हमने इस 3 वाले सिंबल को कन्वर्ट किया, तीनों को 1 बाय 1। ठीक है, और फिर हमने ये इनपुट दे दी किसको, सीपीयू को। हमें पता है सीपीयू ने इसको रिजॉल्व करना, या हमने एक्चुअली मशीन लैंग्वेज को दे दिया, उसमें आगे फिर ऑब्वियसली सीपीयू अपना काम करेगा, रैम और जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है वो अपना काम करेगा। ठीक है, यहाँ मैंने नॉर्मली लिख दिया है कि डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे इसका रिजल्ट गेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ना ये जो एडिशन का प्रोसेस होना है वो नॉर्मल एडिशन की तरह नहीं है कि अगर आप समझ रहे हैं कि भाई कंप्यूटर जो है वो इस ASCII कोड को लेगा और सिंपली इनको प्लस करके रिटर्न कर देगा। आपने हमेशा अपने ज़हन के अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर रखनी है कि कंप्यूटर क्या है, वो कलेक्शन ऑफ स्विचेस है। ठीक है, स्विचेस ऑन ऑफ हो सकते हैं, दैट्स इट। अब आप एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आपके पास थाउजेंड और मिलियंस ऑफ स्विचेस पड़े हुए हैं, उसको आप बोल रहे हो भाई कि ये दो नंबर्स को प्लस कर दो। ठीक है, तो आप इसको खुद सोचें कि टेक्निकली ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट अ वे to get this job done
बाय दिस पर्टिकुलर मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिशियंस का बहुत बड़ा रोल है। ये आप अगर आप लोगों को याद है तो ये बाइनरी सिस्टम पूरा एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों में मैं नहीं जा रहा कि ये जो बाइनरी नंबर्स हैं इनको प्लस कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा हैक्टिक प्रॉब्लम होती है, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो उसको कैसे प्लस करते हैं। हमने कल भी जब नंबर्स को कन्वर्ट करके देखा था या कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करके देखा था तो आपको याद होगा कि मैं जब भी एग्जांपल देता हूँ मैं 5 की एग्जांपल देता हूँ, 3 की एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं -5 की एग्जांपल नहीं दे रहा कि -5 को आस्की में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ये क्या होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों में हम इसलिए नहीं जा रहे कि वो मैथमेटिकल जॉब है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जब प्रोसेसिंग सीपीयू ने करनी है तो इट्स नॉट वेरी सिंपल कि 5 और 3 को प्लस किया 8 रिटर्न बैक कर दिया। ठीक है, जैसे आप बाइनरी नंबर्स को प्लस करते हैं वो वाला प्रोसेस होना है। ठीक है, और इस तरह से वो होना है कि हम वही स्विचेस की मदद से कर सकें। ठीक है, तो आप लोग उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो सिंपली कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर आप एक दफ़ा देख लें कि बाइनरी नंबर्स को प्लस कैसे करते हैं, तो यू विल गेट एन आइडिया कि स्विचेस को ऑन ऑफ करने से इन 2-3 नंबर्स को यूटिलाइज करके मैं कैसे 8 वाली आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ। खैर फॉर नाउ ये जॉब है इस मशीन लैंग्वेज की जो दरम्यान में प्रोसेसिंग कर रही है। तो मशीन लैंग्वेज एक्चुअली प्रोसेस करेगा और रिटर्न में हमें आउटपुट देगा इस तरह की ये। ठीक है, रिटर्न में हमें जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, और हमें पता है कि वो आउटपुट 8 है। मैंने यहाँ पे अगेन वो कन्वर्जन वाला स्टेप नहीं लिखा है कि मशीन लैंग्वेज हमें ये नंबर रिटर्न करेगा कॉम्बिनेशन 0001000 जो भी है और उसको हम फिर 8 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल क्या कहते हैं लेटर में। ठीक है, तो दिस इज हाउ मशीन लैंग्वेज वर्क्स। अब ये एक सिंपल एग्जांपल थी, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया और इसको हमने कन्वर्ट भी कर लिया। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगेन जो मैंने पिछले स्क्रीन पे बताया है कि जो हम इनपुट दे रहे होते हैं उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने ये भी कहा होता लेट्स सपोज 5 + 3 + 2, ठीक है, तो इन ऑब्वियसली पहले ये इंस्ट्रक्शन मैंने बताया सीपीयू 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो 5 + 3 इज 1 इंस्ट्रक्शन और इसका जो रिजल्ट आना है उसके अंदर 2+ होना है। मैथमेटिकली भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो फिर जो 2+ होना है दैट इज अनदर इंस्ट्रक्शन, तो वो फिर एक और इंस्ट्रक्शन बनती। फिर अगर मैंने उसका आगे फिर +5 या +9 कुछ और बोला हुआ है तो वो फिर एक और इंस्ट्रक्शन होती। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया कि दैट इज 1 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अगर ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती तो फिर हम बोलते कि ये प्रोग्राम है उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, अभी भी ये प्रोग्राम ही कहलाता है। ठीक है, अगर प्रोग्राम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन है तो तब भी भाई वो प्रोग्राम ही है, मल्टीपल है तो तब भी वो प्रोग्राम ही है। ठीक है, तो प्रोग्राम कैन हैव 1 or more इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, नेक्स्ट हम एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। कंसीडर दिस वन। ठीक है, अच्छा मैंने रैंडमली उठा के अपनी तरफ से ना बड़ी वो की है कि कॉम्प्लिकेटेड सी कोई भी कोई लिख दूँ। ठीक है, खैर अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा कि मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मैंने मशीन कोड में कन्वर्ट करना है टू गिव इनपुट टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, मशीन लैंग्वेज इनपुट लेता है अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर उसको ये इनपुट देनी है, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा ना। तो वर्ड जो भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो मशीन लैंग्वेज बाद में देखेगा, लेकिन पहले मेरे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको कैसे बाइनरी में या उस मशीन कोड में कन्वर्ट करूं एज एन इनपुट। ठीक है, जो कि मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे एक सोल्यूशन चाहिए और वो सोल्यूशन है कि हम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड ना लिखें बल्कि हम किसी और लैंग्वेज के अंदर कोड लिखें जो ज़्यादा इजी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अब अगर मैं डिवाइड करूँ तो हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेजेस बन जाती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आप समझे एक ही है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, एक और भी है असेंबली लैंग्वेज, अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया है। मैं दरमियान में वो वाला फेस कट करता हूँ, हम डायरेक्टली मशीन से लो लेवल से हाई लेवल लैंग्वेज पे आते हैं। अच्छा, दोनों के अंदर फर्क क्या है, मशीन लैंग्वेज आपने डिटेल देख ली है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है। अच्छा, जब ये प्रॉब्लम आया ना, ये जो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिखाई थी, ठीक है,
ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। कोई सिंपल सा भी सिनेरियो है तो उसके लिए भी, यानी जैसे मैं कहता था 5+2+3+9 इस तरह की सिचुएशन है, तो उसके लिए भी हर एक का आस्की निकालना और फिर उसको असाइन करना और वो पूरी स्ट्रिंग्स बनाना, ठीक है, वो एक मुश्किल जॉब है। इसलिए हमें उसका सोल्यूशन बाय ऑल मींस चाहिए था। तो उसके सोल्यूशन हमने ये किया कि हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोड्यूस कर दी। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है कि मशीन लैंग्वेज को जो हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम एक स्पेसिफिक कमांड डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, और उस कमांड के अगेंस्ट हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए उस कमांड के अगेंस्ट मशीन लैंग्वेज के लिए इनपुट्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप समझिए कि हमने दरमियान में एक और स्टेप ऐड कर दिया, ठीक है, कि पहले क्या हो रहा था, हम मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली खुद से इनपुट दे रहे थे। अब चूंकि हमें मुश्किल लग रहा है मशीन लैंग्वेज को इनपुट देना, तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया अलग से, ठीक है, जिसको हम इनपुट देंगे, ठीक है, आसान जुबान में, और वो उस इनपुट को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज की इनपुट के अंदर, ठीक है, क्योंकि फाइनली कंप्यूटर ने तो मशीन लैंग्वेज ही समझनी है और कंप्यूटर ने मशीन लैंग्वेज ही प्रोसेस या एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो वो प्रोसेस तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बाय ऑल मींस हमें अपनी आसानी के लिए हमारा जहां पे रोल है, हमने उस स्टेप को इजी करना है। तो हमारा जो रोल है वो कहां पे है, इनपुट वाले स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इनपुट को आसान करने के लिए हमने एक और लैंग्वेज जो है वो आप समझेंगे बना ली, क्रिएट कर ली, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये एक तरह की नहीं है, मल्टीपल है, ठीक है। जब वो सोल्यूशन मार्केट में आता है तो ऑब्वियसली फिर बिजनेस भी आ जाता है, तो उस बिजनेस में मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। तो जब हाई लेवल लैंग्वेजेस मार्केट में लॉन्च हुई हैं, जिनका मतलब जो प्राइमरी गोल है वो सिंपली ये है कि मशीन लैंग्वेजेस को जो इनपुट देनी है, उन इनपुट्स को समहाउ आसान कर दिया जाए। कैसे आसान कर दिया जाए, ये आगे भी मैं डिटेल में देखने वाला हूँ, ठीक है। तो वो आसान करने के लिए जो लैंग्वेजेस मार्केट में लॉन्च हुई है वो मल्टीपल हो गई है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख दिए, ठीक है। अब ये सी लैंग्वेज क्या है, ये एक लैंग्वेज है जो किसी एक कंपनी ने बना दी है, ठीक है, और इसका काम क्या है कि इंसानों से इनपुट ले आसान तरीके से, ठीक है। ऑब्वियसली डायरेक्टली इंग्लिश में तो इनपुट दे नहीं सकते, ठीक है, तो कोई आसान, एटलीस्ट थोड़ा सा आसान तरीका हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नियर टू इंग्लिश समवेयर, ठीक है। तो आसान तरीके से इनपुट ले और फिर उसको कन्वर्ट करें मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर मशीन लैंग्वेज से प्रोसेसिंग करवा के आउटपुट रिटर्न करें। तो एक कंपनी ने बना दी और उसका नाम रख दिया सी लैंग्वेज। एक और कंपनी आ गई, उसने कहा मैं अपना एक प्रोसेस बनाता हूँ, ये ज़्यादा ईजी है, वट एवर, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास, आपने कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए आपके पास मार्केट में मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप ले लें कोई भी काम, सुबह सुबह आपने लेट्स सपोज ब्रश करना है, ठीक है। अब प्राइमरी गोल क्या है, आपने दांत साफ करना है, ठीक है, लेकिन आप अगर मार्केट देखेंगे तो दांत साफ करने के लिए आपके पास मल्टीपल जो है वो वेंडर्स मार्केट में, मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं, जो हर बंदा अपनी एक प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है कि भाई इससे आप साफ कर सकते हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मल्टीपल कंपनी मौजूद है और हर कंपनी करना क्या चाह रही है, जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली इनपुट देना मुश्किल हो रहा था, उस प्रोसेस को इजी करना चाह रही है। तो इजी करने के लिए हर कंपनी ने अपनी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, और हमें पता है इन प्रोडक्ट्स, जाहिर बात है जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसको कोई नाम भी रख देता है, ठीक है। तो हर कंपनी ने उस प्रोडक्ट का अपना नाम रखा है। ये इसको आप यूँ भी ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है, व्हीकल, गाड़ी एक प्रोडक्ट है। अब जैसे अब कोई कंपनी जब गाड़ी बनाती है तो वो उस गाड़ी का अपना एक नाम रख देती है कि भाई ये टोयोटा है, ठीक है, XYZ, ये होंडा है, ठीक है। आगे फिर उसके बाद लंबे चौड़े नाम जो भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वो लंबे चौड़े नाम भी हैं, जैसे आगे वेरिएंट्स होते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट कंपनीज ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाई है। हमें पता है कि प्रोडक्ट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन उस हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोडक्ट है उसका हर कंपनी ने अपना एक नाम रख दिया, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेज कैसे काम करती है और हमारी इनपुट को कैसे इजी करती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
वेरी सिंपल। सपोज मैंने यहाँ पे सी लैंग्वेज की एग्जांपल दी, आपने लास्ट स्लाइड्स में भी ये देखा था लास्ट लेक्चर में, लेकिन वहाँ पे हमने इसको फोकस नहीं किया था। हमने ये देखा था कि हम कोड लिखेंगे किसी एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, और हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो थोड़ा सा ह्यूमन रीडेबल होगा, इजी टू लर्न होगा एज कंपेयर टू कि हम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज वाला कोड लिखें, ठीक है। और दरमियान में एक सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमसे जो हम कोड लिखेंगे इनपुट में वो लेगा और इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज वाले कोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें तो टारगेट कोड लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये आउटपुट है, ठीक है। ये बिल्कुल भी आउटपुट नहीं है, आउटपुट तो इसके बाद आनी है। क्यों? ये जो यहाँ पे कंपाइलर की आउटपुट है बेसिकली, ठीक है, ये इनपुट है फॉर मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। अब जो ओवरऑल प्रोसेस हो जाएगा, यानी कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर अगर मैं कोड लिखता हूँ तो इनपुट के अंदर अगेन ये मेरा कोड होगा जो मैं लिखूंगा, या इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, जिसको मैं कोड कह रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस जो है अब हम लिखेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? मल्टीपल, मैंने बताया मार्केट में मॉडल्स मौजूद है, कोई भी हो सकती है। फिर मैं उसको एक कंपाइलर को दूंगा, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और प्रोड्यूस करेगा मेरी इनपुट के अगेंस्ट रेलेवेंट या रिलेटेड उसका मशीन लैंग्वेज का कोड, और वो कोड एक्चुअली होगा। और कौन प्रोसेस करेगा इसको? सीपीयू करेगा, मशीन लैंग्वेज करेगी, और हमें आउटपुट में जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देगी, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ऐड करेंगे, जो इनपुट है जो हम देने वाले हैं, अब वो मल्टीपल टाइप्स की होगी। ये तो डिसाइड हो गया कि हाई लेवल लैंग्वेज होगी कोई ना कोई, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस अब मार्केट में मल्टीपल हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सी लैंग्वेज में कोड लिख दिया, फॉर इंस्टेंस सी प्लस प्लस लैंग्वेज में मैंने कोड लिख दिया। तो फिर मैंने कंपाइलर को दिया और कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो कंपाइलर वाला मैं पोर्शन बोल रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये वही सॉफ्टवेयर है जो भी मैंने जिक्र किया था कि हर कंपनी ने अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया कि भाई ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको आप इस तरह, ये इस तरह आपकी जो इनपुट्स हैं उनको इजी करेगा, इजीली कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इट मींस अगर मैं इंस्ट्रक्शन सी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ तो आई नीड अ कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज, ठीक है, जो मेरी सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अपना इंस्ट्रक्शन सेट लिख रहा हूँ, इनपुट लिख रहा हूँ जावा के अंदर, तो आई नीड अ कंपाइलर फॉर जावा, जो मेरे इंस्ट्रक्शन सेट को या मेरी इनपुट्स को कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो एक और चीज हमें अंडरस्टैंड होगी, कंपाइलर का काम क्या है कि जो भी उसको इनपुट दी जा रही है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, लेकिन हर इनपुट, हर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका कंपाइलर अपना होगा, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर ही तो वो सॉफ्टवेयर है एक्चुअली जो इनपुट को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो पहली चीज, कंपाइलर जो है वो हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना होता है, नंबर वन। नंबर टू, अभी जो कंपाइलर है इसको जो मैं इंस्ट्रक्शन सेट देने वाला हूँ, ठीक है, वो ऐसी होनी चाहिए जो ये कंपाइलर अंडरस्टैंड करे, ठीक है। सब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने लास्ट सेशन में एग्जांपल दी थी ट्रांसलेशन वाली, कि एक ट्रांसलेटर है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप स्पेनिश बोलते हैं, दरमियान में एक बंदा खड़ा है जो मेरी इंग्लिश को स्पेनिश में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इट मीन्स वो जो दरमियान वाला बंदा है उसको भी टेक्निकली हम कंपाइलर बोलेंगे, ठीक है। तो मैं जब इंग्लिश बोलूंगा वो उसको ट्रांसलेट करेगा स्पेनिश के अंदर। तो यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई इंग्लिश का ऐसा लफ्ज बोलता हूँ या ऐसा जुमला बोलता हूँ जो कंपाइलर को खुद नहीं आता, कंपाइलर को पता ही नहीं है, उसकी नॉलेज में ही नहीं है, तो क्या वो कन्वर्ट कर पाएगा स्पेनिश के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। तो इट मीन्स कंपाइलर के लिए सबसे पहले जो इनपुट है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप सपोज करें कि आपने मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, वही एग्जांपल आप स्पेनिश बोल रहे हैं और मुझे कन्वर्जन करवानी है, ट्रांसलेशन करवानी है, तो मैं दरमियान में एक बंदा बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाता हूँ कि यार भाई ये ट्रांसलेशन कर दो, मैं स्पेनिश वाले को कोई बात समझाना चाहता हूँ। तो अब वो जो दरमियान वाला बंदा है वो बोलता है भाई मुझे इंग्लिश को इतनी खास नहीं आती ठीक है, सपोज करें वो आपको ना एक लिस्ट पकड़ा देता है कि यार मुझे ना यही 100
वर्ड्स आते हैं, या मुझे ये 1000 जुमले आते हैं, या 1000 लेट्स सपोज वर्ड्स आते हैं, ये एग्जांपल ज्यादा बेहतर है, ये 1000 वर्ड्स मुझे आते हैं, इसके अंदर से कोई भी यूज करके जुमला बनाओगे तो आई विल अंडरस्टैंड एंड आई विल बी एबल टू ट्रांसलेट, ठीक है। लेकिन अगर कोई इसके अलावा बोलोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा और ना ही मैं ट्रांसलेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इट मींस ये जो दरमियान वाला बंदा ट्रांसलेटर या कंपाइलर है ना, वो आपको लिस्ट जो पकड़ा रहा है ना, आप इसको कंसिडर करें कि ये लिस्ट ऑफ क्या है, रूल्स है, ठीक है, कि इसमें से ही यूज करने हैं वर्ड्स मैंने, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब भी कोई कंपनी एक हाई लेवल लैंग्वेज बनाती है तो वो उस हाई लेवल लैंग्वेज के साथ एक पूरी लिस्ट लॉन्च करती है, ठीक है, कि भाई ये कमांड्स हैं जो मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है, इन कमांड्स को यूज करके कोई भी इंस्ट्रक्शन बना लोगे तो मेरा कंपाइलर अंडरस्टैंड कर पाएगा और उसको कन्वर्ट कर पाएगा इनटू मशीन लैंग्वेज। लेकिन अगर इन कमांड्स के अलावा कोई कमांड यूज करोगे तो मेरा कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि जब भी कोई कंपाइलर सॉफ्टवेयर मार्केट में आएगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, तो वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी कह लें अभी आप फॉर टाइम भी, जो रूल्स हैं, जो वोकैबुलरी है, वो ऑलरेडी डिफाइन करेगा, ठीक है। वो जो डिफाइन करता है, ठीक है, और मार्केट में जाहिर सी बात है, आप एक जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं, लेट्स सपोज मोबाइल परचेज करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इक्विपमेंट परचेज करते हैं, आप उसके साथ में एक छोटा सा बुकलेट मिलता है जिसे हम मैनुअल कहते हैं, ठीक है। अक्सर तो यूज नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आप लेके आ रहे हैं, आपको नहीं पता उसको कैसे यूज करना है, तो उस बुकलेट के अंदर वो जो मैनुअल होता है उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि भाई इस डिवाइस को इस तरह यूज करना है। तो बिल्कुल इसी तरह आप समझे कि जब भी मार्केट में लॉन्च होगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका कंपाइलर, ठीक है, तो उसके साथ एक पूरा जो लिस्ट आनी है जिसके अंदर वो सारे रूल्स लिखे होने हैं और कैसे उसको यूज करना है, वो सारी चीजें लिखी होती है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो हमारे पास अब दो चीजें हो गई हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज से रिलेटेड। नंबर वन डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर उसके पूरे के पूरे रूल्स लिखे हुए हैं, उसको कैसे यूज करना है, उसकी वोकैबुलरी क्या है, वो कौन कौन से वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और नंबर टू, वो सॉफ्टवेयर आएगा जो एक्चुअली उसको इस इनपुट को कन्वर्ट करेगा, जिसे हम कंपाइलर बोलेंगे। एक कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज का हो गया, एक डॉक्यूमेंटेशन हो गई। अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, और वो जो पूरी एक लिस्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि ये 1000 वर्ड्स में अंडरस्टैंड करता हूँ, वो जो वर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं कमांड्स, ठीक है, शॉर्ट कमांड्स कह लें आप उनको, सही है। अब वो जो शॉर्ट कमांड्स हैं उनको हम यूज करके इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, ठीक है। अभी मैंने इंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन किया था क्या होता है। मैंने मशीन लैंग्वेज को एक इंस्ट्रक्शन पास करनी है कि ये 2 नंबर्स प्लस कर दो, ठीक है। तो अगर सपोज मैं सी लैंग्वेज के अंदर वो इंस्ट्रक्शन लिखना चाहता हूं तो आई हैव टू गो इनटू द डॉक्यूमेंटेशन और मैनुअल और बुकलेट ऑफ सी लैंग्वेज एंड फाइंड आउट कि मैं ये इंस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो जो दरमियान वाला ट्रांसलेटर है ना, उसको मैं कह रहा हूँ भाई कि ये जो स्पेनिश वाला बंदा है इसको बोलो ये 2 नंबर प्लस कर दो, ठीक है। तो मुझे उसकी बुकलेट देखनी पड़ेगी कि मैं इसको कैसे बोलूँ, ठीक है। उसमें मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा, लेट्स सपोज कि ये जो बंदा है दरमियान वाला, वो ऐड या सम का वर्ड समझता है, उसकी उसने जो मुझे लिस्ट दी है 1000 वर्ड्स की उसके अंदर है, ठीक है। तो मैं उसको बोलूंगा सम 5 एंड 10, एंड भी उसको समझ में आना चाहिए, तो उस लिस्ट में एंड भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि मैं बड़ी आसानी से उस लिस्ट के अंदर से सम का वर्ड मुझे मिल गया और एंड का वर्ड अगर मुझे मिल गया तो मैं अपनी इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे सम मिल गया लेकिन एंड का वर्ड नहीं मिला तो मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो वर्ड्स मुझे मिलने चाहिए उस लिस्ट के अंदर। तो इसी तरह जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई मेरे पास, सी लैंग्वेज आ गई, तो उसके अंदर से मुझे वो कमांड्स निकालनी है जिनके थ्रू मैं अपनी इंस्ट्रक्शन बना सकूं, ठीक है। क्योंकि मेरी जो इंस्ट्रक्शन है जो मैं देना चाह रहा हूँ, बीइंग ह्यूमन, ठीक है, वो मैं तो इंग्लिश बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, ठीक है, कोई स्पेनिश बोलता हूँ, लेकिन अब मुझे कौन सी लैंग्वेज के अंदर बोलना है, मुझे उस लैंग्वेज के अंदर बोलना है जो कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है। और वो कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज,
ठीक है। तो उस हाई लेवल लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी, अपना सेट ऑफ वर्ड्स और रूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो कमांड निकालूंगा कि ये कमांड इसमें है कौन सी, फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, फिर मैं उसके रूल्स पढ़ूंगा कि मैंने अपनी कमांड को एक्चुअली किन रूल्स को फॉलो करके कन्वर्ट करना है इनटू एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा इंस्ट्रक्शन में और फिर मैं इंस्ट्रक्शन को पास कर दूंगा, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के साथ मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई, कंपाइलर आ गया, उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कमांड्स आ गई और उन कमांड्स के साथ रूल्स आ गए कि इन कमांड्स को कैसे कंबाइन करके इन रूल्स के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन क्रिएट करनी है। और फिर वो इंस्ट्रक्शन उठा के हमने कंपाइलर को दी और कंपाइलर ने आगे मशीन लैंग्वेज को और आगे फिर पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में ना इसी को आगे मजीद कंटिन्यू करना है कि कंपाइलर काम कैसे करता है और प्रोसेसिंग कैसे होती है, और फिर कुछ एग्जांपल्स को हम करके भी देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली। अभी के लिए कंपाइलर में एक और लास्ट चीज ऐड कर लें। कंपाइलर एक काम और भी करता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे लेकिन अभी नहीं। कंपाइलर जो कन्वर्जन वाला प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है, यानी मैं कंपाइलर को जो इंस्ट्रक्शन सेट दूंगा कि ये 2 नंबर्स प्लस कर दो, तो इस इंस्ट्रक्शन को एक्चुअली कंपाइलर कन्वर्ट करेगा ना मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा था, उस तरह का एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाएगा बाइनरी कोड्स के साथ, ठीक है। लेकिन उससे पहले कंपाइलर एक प्रोसेस करता है जिसे हम बोलते हैं पार्सिंग, ठीक है। पार्सिंग या आप उसको सिंटेक्स चेकिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा पिछली स्लाइड में मैंने ये लफ्ज यूज किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जैसे ग्रामर होती है, उस तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंटेक्स होता है, ठीक है। और सिंटेक्स मैंने बताया था ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो उस लैंग्वेज के होते हैं। जैसे ग्रामर के अंदर आपके पास रूल हैं कि पहले आपने मतलब जो हम पढ़ते थे बचपन में कि पहले सब्जेक्ट लिखना है और फिर पता नहीं वर्ब लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, इस तरह के कोई रूल होते थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक्स वाई जी, ठीक है। तो अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तभी आपका जुमला बन पाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूं तो उन इंस्ट्रक्शंस के लिए मेरे पास जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो भी मैंने बताया है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो अब किस चीज के रूल्स हैं, वो उनको मैं सिंटेक्स बोलूंगा, ठीक है। वो जो सिंटेक्स वाले रूल्स हैं सारे के सारे वो मैंने फॉलो की और इंस्ट्रक्शन बना ली। लेकिन कंपाइलर उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने से पहले या आप समझे प्रोसेस करने से पहले मैंने बोला कि एक प्रोसेस करता है जिसे हम पार्सिंग बोलते हैं या सिंटेक्स चेकिंग बोलते हैं, और उसमें वो चेक क्या करता है कि जो मैं इंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं, ठीक है। जैसे मैं अगर कह रहा हूँ कि 2 नंबर्स को प्लस कर दो 5, बस आगे मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिखता ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो कंपाइलर एक्चुअली बजाय इसके कि कंपाइलर उस पूरे प्रोसेस से गुजरेगी, उस मेरी इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करे, ठीक है। अव्वल तो जब वो कन्वर्ट करेगा उसको मशीन लैंग्वेज में तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन गलत बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर समहाउ वो कर भी लेता है तो ये पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना कंपाइलर का, कि वो पूरी इंस्ट्रक्शंस को पहले कन्वर्ट करेगा और फिर फाइनली उसको पता चलेगा ये तो इंस्ट्रक्शन ही गलत है, और अगर वो वहां पे फिर प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, आगे मशीन लैंग्वेज को वो इनपुट देता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज वो करके दे भी देता है तो मशीन लैंग्वेज क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, वो तो मशीन है, वो उसके अकॉर्डिंगली स्विचेस को ऑन ऑफ करेगी, कुछ भी नहीं होगा या कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंपाइलर सबसे पहला काम क्या करता है, एरर चेकिंग, ठीक है, जिसे आप सिंटेक्स चेकिंग भी कहते हैं या जिसे आप पार्सिंग भी कहते हैं। अभी के लिए पार्सिंग आप मतलब अपने दिल में रख लें, फिर इसको जब डिटेल में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि पार्सिंग क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती है। तो एक स्टेप कंपाइलर का मैंने और ऐड कर दिया कि ये पहले एरर चेकिंग करता है, अगर इंस्ट्रक्शन ठीक होती है तो फिर इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज, अदरवाइज नहीं कन्वर्ट करता, वहीं पे प्रोसेस को स्टॉप कर देता, ठीक है। ये कंपाइलर हो गया। अब हमने ये वाला स्टेप भी देख लिया कि इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, ठीक है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट कैसे करेगा, सही है। अच्छा, कंपाइलर कन्वर्ट कैसे करेगा ये हमने नहीं देखा और ना ही हमें पता है और ना ही हम जानना चाहते हैं। ये तो वो उस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना दी है जो उस इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो हम इंस्ट्रक्शन बनाना चाह रहे हैं उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने देख लिया कि वो कन्वर्ट करके जो आउटपुट लाएगा मशीन लैंग्वेज वो क्या होगी, वो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देख लिया।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने प्रोसेसिंग कैसे करानी है। तो प्रोसेसर के अंदर मैंने बताया था हमारे पास दो चीज़ें हैं, सीपीयू एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अगर हमारी एग्जांपल देखें तो उसमें जो एक्शन और जो डाटा है, ठीक है, वो आपको दो चीज़ें कैसे नजर आएंगी कि मैं बोल रहा हूँ 5 और 3 को प्लस करो, तो 5 और 3 क्या है, डाटा जिसको मैंने स्टोर करना है, मैंने भी कहा था, और एक्शन क्या है, प्लस करना, ठीक है। तो एक्शन तो सीपीयू परफॉर्म करेगा, लेकिन पहला स्टेप क्या है कि वो 5 और 3 को किसी जगह पे स्टोर करे तभी तो उसको प्लस कर पाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेसिंग पे जाने से पहले हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और वो कैसे जो डाटा होता है उसको स्टोर करती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उन स्टोरेज डिवाइसेस से उस डाटा को लेके उन पे एक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस को मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं टेम्परेरी और वोलेटाइल, और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा होगा डिफरेंट डिफिनीशंस, ठीक है। सिंपली ये याद रखें कि वोलेटाइल मेमोरीज वो होती हैं जो करंट की सप्लाई पे काम करती हैं, और नॉन वोलेटाइल वो होती हैं जो करंट की सप्लाई के बगैर भी काम करती हैं। अच्छा, ये क्यों है, यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट भी है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे, वो अगर आपको समझ आ जाता है ठीक है, नहीं समझ आता तब भी ठीक है। ये डेफिनेशन तो सबने पढ़ी है कि वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो तब तक डाटा को स्टोर रखती हैं जब तक करंट की सप्लाई आ रही होती है। जैसे ही करंट की सप्लाई बंद हुई, डाटा आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, परमानेंट स्टोर नहीं होता। तो इसलिए हम इसको टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। कि अगर करंट आ रहा है, बिजली आ रही है, तो डाटा स्टोर रहता है, अगर नहीं आ रही है तो डाटा जैसे ही बंद होगी लाइट, डाटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी हमें अगर टेक्निकली देखें तो लॉजिक भी समझ आती है, बात भी ठीक है। क्यों, हमने ये स्टडी किया है कि जो कंप्यूटर है वो सेट ऑफ स्विचेस है, कलेक्शन ऑफ स्विचेस है, मिलियन ऑफ स्विचेस, और उसके अंदर जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन ये भी एक चीज मैं बता दूं कि अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्टोरेज डिवाइसेस और रैम एक स्टोरेज डिवाइस है, सपोज हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि रैम का जो इंटरनल प्रोसेस है वो कोई नई मेथडोलॉजी आ गई है। इन द एंड तो इसके अंदर भी वही 0-1 वाला सिनेरियो होगा, वही स्विचेस वाला सिनेरियो होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं उसी को ज़हन में रखूं तो ये बात बिल्कुल लॉजिकली मुझे समझ आती है कि सपोज रैम को ही ले लेते हैं कि ये भी कलेक्शन ऑफ स्विचेस होगी, जैसे कंप्यूटर कलेक्शन ऑफ स्विचेस है, रैम चूंकि कंप्यूटर का पार्ट है, तो इसलिए मैं इसको भी वही एज्यूम कर रहा हूँ कि एक कलेक्शन ऑफ स्विचेस है, और जब मैंने इसके डाटा स्टोर करना है तो मैं कैसे स्टोर करूँगा, उन्हीं स्विचेस के कॉम्बिनेशन को ऑन ऑफ करूँगा और मेरे पास वो करैक्टर्स बन जाएंगे। और अगेन वही 8 जो मैंने बिट्स का बताया था, ग्रुप हम बना लेते हैं उससे, फिर वो आस्की कोड जनरेट होता है, उसके अगेंस्ट फिर एक लेटर जनरेट होता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस के थ्रू रैम के ऊपर डाटा स्टोर हो रहा होगा ना, ठीक है। तो ये वॉलेटाइल क्यों है, क्योंकि डाटा स्टोर करने के लिए मैं डिसीजन इस बात पे ले रहा हूँ कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जो 0-1 वाला हम डिसीजन ले रहे थे वो किस बात पे ले रहे हैं कि अगर करंट आ रहा है तो इट मीन्स के इसको हम 1 कंसिडर करेंगे, करंट नहीं आ रहा 0 कंसिडर करेंगे। अब आप सपोज करें कि मैंने इस बेसिस पे ना काफ़ी सारा डाटा प्लेस कर दिया रैम के ऊपर, ठीक है। यानी मैंने 10, 12, 15 करेक्टर्स मैंने स्टोर कर दिए, ठीक है। और वो 10, 12, 15 करेक्टर्स जो हैं उनमें काफ़ी सारे बिट्स की वैल्यूज 1 भी तो होंगी ना, किसी की 0 होगी, किसी की 1 होगी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ हो जाती है तो फिर क्या होगा, रैम के अंदर जितनी स्विचेस लगी हैं, पीछे से करंट की सप्लाई बंद होगी, तो सारी की सारी स्विचेस की जो करंट की जो स्टेट थी, वो जो वैल्यूज थी, वो क्या हो जाएंगी, 0, ठीक है। और जब मैं दोबारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन करूंगा तो वो वैल्यूज दोबारा से आएंगी, नहीं आएंगी, किसी को कुछ भी नहीं पता भाई कि ये जो स्विचेस थी इनकी जो वैल्यूज थी वो क्या थी, ठीक है। तो इसलिए हम इनको टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर अगर यहाँ पे हम इसको ये कहते हैं कि ठीक है भाई कि करंट की सप्लाई आई, स्विचेस ऑन हो गई, करंट की सप्लाई ऑफ हुई, स्विचेस ऑफ हो गई, सारी की सारी 0 हो गई, तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, सही है। तो फिर परमानेंट डिवाइसेस डाटा कैसे स्टोर कर रही होती है,
ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व होती है तो नई चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं। तो एक्चुअली अब मैं इसको थोड़ा सा और भी दे देता हूँ, अगर कोई इसको ज़्यादा देखना चाहता है फिर वो जाके इन डिटेल देख लें। जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं अभी मोस्टली वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे ऑब्वियसली काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो स्विचेस वाली अच्छा, किसी का क्वेश्चन है, पूछें जी। मैं कंपाइलर का पूछ रहा था, पहले हैंड रेज किया लेकिन आप बोल रहे थे तो फिर नहीं, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में कह दिया था कि आप जो है ना डायरेक्टली माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद स्काइप की स्क्रीन नहीं देख रहा होता मैं भी स्लाइड ही देख रहा हूँ, ठीक है, तो बस वो मुझे आप पता नहीं बोल चला। रहे थे तो फिर इंटरप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी पूछें। कंपाइलर का था कि जिस तरह से हर एक लैंग्वेज का स्पेसिफिक कंपाइलर होना चाहिए ना, हाँ जैसे जी, सी प्लस प्लस है और जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, इसका अपना अपना कंपाइलर होना चाहिए जिसमें उसके अपने कीवर्ड्स हों जो बिल्कुल हम सही। उसमें रन कर सके। लेकिन कोई ऐसा कंपाइलर हो या ऐसी लैंग्वेज हो कि जिसमें हम इन सब लैंग्वेज का मतलब क्रक्स जो है वो हम उसमें इंटर कर सके और वो डेटा भी स्टोर करे और हमें जो आउटपुट है वो भी परफेक्ट दे। ये पूछ रहे कैसा कंपाइलर है या नहीं, जी राइट। जी जी। अच्छा, आंसर इज नो ठीक है सही। मैंने सही। अभी बताया कि मल्टीपल कंपनीज बना रही होती है ना, एक कंपनी आपकी एक कंपनी मेरी है, ठीक है। तो मेरा अपना बिजनेस, आपका अपना बिजनेस है, मैं तो आपके साथ कंपटीशन में चल रहा हूँ ना, ठीक है। आपने सी लैंग्वेज ठीक है। बनाई है, मैंने जावा बनाई है, ठीक है। तो सही है। मैं कभी चाहूंगा कि मेरा जो कंपाइलर है वो सी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे। मैं तो चाहता हूँ सी लैंग्वेज मार्केट से खत्म हो जाए, सारे लोग जावा यूज करना शुरू कर दे, मैं पैसे अर्न करूँ, ठीक है। सही है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो अंडरस्टैंड करे। हाँ, अगर किसी कंपनी का आपस में म्यूचुअल जो है ना कोई बेनिफिशियल एग्रीमेंट हो जाता है तो यस इट इज पॉसिबल, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा एटलीस्ट, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का अलग से कंपाइलर हो, ठीक ठीक हो है। गया। थैंक अच्छा, अच्छा जी। तो मेमोरी का मैं जिक्र कर रहा था कि वोलेटाइल का तो समझ आता है, नॉन वोलेटाइल कैसे काम करती है। अब जो मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, ये अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे मैं थोड़ा सा जाने लगूँ। पता नहीं कब सेमीकंडक्टर्स जो है वो दुनिया ने, साइंटिस्ट ने तलाश किए थे, ठीक है। पहले सेमीकंडक्टर्स नहीं होते थे, जब हमारे पास बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती थी, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास दो ही समझे मटेरियल्स होते थे ना, कि या तो कोई भी एलिमेंट कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, वो वाली सिचुएशंस तो थी। लेकिन बस ये होता था कि ये कंडक्टर, एक कैटेगरी कंडक्टर और दूसरी कैटेगरी क्या है, इंसुलेटर। करंट पास कर रहा है भाई तो ये कंडक्टर है, करंट पास नहीं कर रहा है ये इंसुलेटर है, दैट्स इट। दरमियान में एक तीसरी कैटेगरी लॉन्च होगी 90s के अंदर, समहाउ पता नहीं कब, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स थी, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं कि भाई वो सेमीकंडक्टर उसको इसलिए बोलते हैं कि वो करंट पास भी कर सकता है, उसको रोक भी सकता है, ठीक है। बेसिकली आप यूँ समझें कि करंट के फ्लो के ऊपर ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका करंट के फ्लो के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। आपका करंट वैसे बाई डायरेक्शनल मूव करता है, तो आप सेमीकंडक्टर कोई मटेरियल है तो उसमें यूनिडायरेक्शनल करंट भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप करंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कितना फ्लो करना है नहीं करना, आई डोंट नो, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व जाती हैं। लेकिन कट शॉर्ट बात ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स थे, सिलिकॉन आपने अक्सर सुना होगा, बहुत पॉपुलर सेमीकंडक्टर है ये, जर्मेनियम, ठीक है, होता है। तो सबसे पहले आई थिंक सिलिकॉन ही जो है वो डिस्कवर हुआ होगा, आई डोंट नो क्योंकि जो सारी कंप्यूटर की डिवाइसेज हैं वो मोस्टली सिलिकॉन सेल्स के साथ ही बनती हैं, ठीक है। अभी मजीद भी इसमें टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, उसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगा, आप किसी को इंटरेस्ट है तो वो गूगल करके यूट्यूब पे ढेर सारा मटेरियल पड़ा हुआ उसको पढ़ सकता है एटलीस्ट। अच्छा, सेमीकंडक्टर के अंदर जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट है एक्चुअली, उसको जब हम करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है, सब उसके अंदर कोई मैकेनिज्म चल रहा होता है, आई डोंट नो। करंट भी जब मूव करता है तो हमने वो पता नहीं बचपन में पढ़ा था, होल्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पता नहीं क्या होता है ठीक है। तो
उसकी जो स्टेट होती है वो उसको मेमोराइज कर लेता है। मेमोराइज इन अ सेंस कि अगर आप उसको करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक स्पेसिफिक जोन में गया हुआ, उसके अंदर कोई जोन्स वाला सीन होता है, ठीक है, और आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हैं, आप 10 साल बाद आके उसको ओपन करते हैं। अच्छा, मैंने 10 साल बहुत ज़्यादा कह दिया, इसकी कोई लिमिट भी होती है, ठीक है, मगर कुछ टाइम बाद आके उसको ओपन करते हैं, तो वो उसी जोन के अंदर आपको मिलता है जब दोबारा से करंट सप्लाई ऑन होती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बजाय इसके कि वो पूरी पूरी बड़ी बड़ी स्विचेस बनाए, ठीक है, आपने वो जनरेशन भी पड़ी होगी कंप्यूटर के, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, ठीक है, क्यों, पहले वो कंडक्टर्स के ऊपर बना होता था ना कंप्यूटर, ठीक है। तो वो तो मटेरियल ऑब्वियसली मैं छोटी से छोटी स्विच कितनी बना लूंगा, ठीक है, और मुझे मिलियंस ऑफ स्विचेस चाहिए डाटा स्टोर करने के लिए। पहले आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस थी वो एक्सपेंसिव भी इसलिए थी कि मुझे उसके अंदर छोटे छोटे स्विचेस बनाने होते थे मैनुअली या मशीन के थ्रू मैं बनाता, कंपनीज बनाती थी, तो वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी और वो बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती थी, ठीक है, बड़ी सारी हार्ड डिस्क आप देखेंगे वो पूरे रूम जितना हम पढ़ते थे कि कंप्यूटर होता था। उसकी रीज़न क्या थी, स्टोरेज डिवाइसेस बहुत बड़ी थी उसके अंदर, ठीक है। अब जो है चीज़ें कॉम्पैक्ट क्यों हो रही हैं, ये सेमीकंडक्टर का कमाल है कि एक जो सेमीकंडक्टर है ना, ठीक है, यानी एक छोटा सा मैंने चिप ले लिया, लेट्स सपोज सिलिकॉन का, ठीक है, जैसे आपकी रैम होती है, आप देखिए अब आपके पास छोटी सी रैम होती है, वही रैम का साइज होता है फिजिकली, फिजिकली उसका वही साइज होता है, लेकिन आपको जो शॉपकीपर है वो बताता है ये भाई 32 GB की रैम है, ठीक है, ये 16 GB की रैम है, ठीक है, बड़ी बड़ी रैम्स आ रही होती है, ठीक है, 4 GB की, 1 GB की। और पहले क्या होता था, अगर आप पीछे चले जाए, मतलब हम जब स्टार्ट में होते थे तो रैम्स तो एमबीज में होती थी, जीबी तक का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना, ठीक है, तो उससे पीछे चले जाए और तो केबीज में और बाइट्स में आपको रैम मिलती होगी, ठीक है। तो ये इसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमें डाटा की स्टेट जो है वो 0 1 वाली स्टेट को गेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें थी, यार करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें स्विच बनाना पड़ता था। अब ये जो सिलिकॉन मटेरियल जब डिस्कवर हुआ, ठीक है, इसके अंदर जो भी स्टेट थी, आई डोंट नो क्या थी, क्या सीन है, उसकी जो स्टेट है एक तो मेमोराइज करता है, नंबर टू वो उसकी जो एक सेल है, ठीक है, उसके सेल लेवल के ऊपर हम ये इंफॉर्मेशन फेच कर लेते हैं, ठीक है। अब फिजिकली आप देखें, अगर एक सिलिकॉन का मटेरियल है आपके पास, एक चिप है लेट्स सपोज 1 इंच क्रॉस 1 इंच की, तो उसके अंदर कितने छोटे 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 एक डॉट से भी छोटा जो है ना वो सेल होता है, ठीक है। तो अब वो चूंकि अब हमें उसकी सेमीकंडक्टर नेचर होने की वजह से हमें कंट्रोल मिल गया कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की वो स्टेट है उसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, या चेंज कर सकते हैं। क्यों, मैंने बताया ना कि करंट के फ्लो के ऊपर हमें कंट्रोल मिल गया था सेमीकंडक्टर की इन्वेंशन के बाद, जो कि पहले समहाउ मतलब मुश्किल था लेकिन मुश्किल था काफ़ी, उसके लिए चीज़ें करनी पड़ी थी। तो बस इतनी मुझे नॉलेज है कि सेमीकंडक्टर की एवोल्यूशन के बाद ये हुआ कि वो छोटी सी चिप के अंदर वो जो सेल्स हैं उनके अंदर जो करंट का फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप समझिए कि एक 1 इंच क्रॉस 1 इंच की चिप है, ठीक है, जिसको बाद में आपने रैम कह दिया, उसके अंदर सपोज करें नेचुरली उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तो आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है भाई 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है करंट की, अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, 0 1 कर सकता हूँ, तो इट मीन्स उस एक छोटी सी 1 इंच क्रॉस 1 इंच की चिप के अंदर 2 मिलियन कैरेक्टर स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो 2 मिलियन कैरेक्टर्स को फिर हमने कन्वर्ट कर लिया, वो पता चला जी ये तो 2 MB बनते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल है 1 मिलियन जो है वो 1 MB होता है, ठीक है, कैलकुलेशन करके देखिए, हाँ 1 मिलियन 1 MB ही होता है। खैर, तो एक तो जो साइजेस थे वो इसलिए मेमोरी के छोटे हो गए, और सेकेंडली उसकी जो एक और एडिशनल खूबी थी कि वो अपनी स्टेट को मेमोराइज भी कर लेता है, ठीक है। इसमें इंसान ने कोई कमाल नहीं किया, ये नेचुरली हो रहा है, ठीक है, इंसान ने जो डिस्कवर किया उसको। तो फिर जो है ना आप समझे परमानेंट डिवाइसेस का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि उसके जो सेल्स की स्टेट है उसके अंदर वो स्टोर हो जाती है, और दैट्स इट, जब आप उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो आपको वो मिल जाती है। अब इसके अंदर फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, मैंने अभी सिलिकॉन की बात की है, या जर्मेनियम भी हो सकता है, ठीक है, मैंने सेमीकंडक्टर की बात की है। इसमें अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने हार्ड डिस्क में देखा होगा कि मैग्नेटिक डिस्क होती है कोई, ठीक है, तो मैग्नेट के थ्रू हम इसके
नॉर्थ और साउथ पोल को इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, जो हार्ड डिस्क में वो जो पहले होती थी उनको क्या बोलते थे, HDD डिवाइसेस। ठीक है, अभी तो SSD और ये वो आ गया। तो पहले वो जो मैग्नेटिक डिस्क वाली आती थी जिसमें वो एक रीडर होता था, तो वो आपने पढ़ा होगा, शायद कभी देखा होगा, नहीं देखा तो। अब उसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी कि वो एक मैग्नेटिक डिस्क है, उसका जो 0-1 का डिसीजन है, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें एक डिसीजन का मैकेनिज्म चाहिए कि 0 है या 1 है, दैट्स इट। आगे पूरा मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ है ASCII कोड तक, और पूरा मशीन लैंग्वेज, और अब उसके आगे हाई लेवल लैंग्वेज भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल कोर लेवल के ऊपर हमें सिर्फ ये चाहिए हाउ टू डिफरेंशिएट 0 एंड 1, दैट्स इट। ठीक है, फिजिकली, इलेक्ट्रिकली। तो उसके लिए फिर डिफरेंट जो जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, केमिकल वाले जो साइंटिस्ट एवोल्यूशंस कर रहे हैं, उनको हम इसमें लेके आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास डिवाइसेस आती हैं कि इसमें ये वाला प्रोसेसर आ गया है, इसमें ये मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है, अभी आपने वो देखा होगा कोई एटम लेवल भी जो है ना वो रिसर्च चल रही है कि एक एटम जो होता है उसके अंदर हम उसकी जो स्टेट है उसको 0-1 के थ्रू हम वो एनालाइज कर लें। उसके अंदर भी मतलब एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बिल्कुल ही याद नहीं। तो उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसको भी अचीव कर लिया जाएगा। तो हम फिर एक एटम के अंदर एक जो है ना बिट स्टोर कर पाएंगे। तो आप खुद सोचें कि एक जो डॉट होता है उसके अंदर, पता नहीं, हम पढ़ते थे कि मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो आपकी एक डॉट जितनी भी चिप होगी तो वो कितने मिलियन जो है करेक्टर स्टोर कर पाएगी। तो डिवाइसेस और कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हार्ड डिस्क के केस में मैग्नेटिक जो मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉर्थ और साउथ पोल पे जो है ना इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट से हम डिफरेंशिएट करते थे, ये 0 है, लेट्स सपोज नॉर्थ साइड वाला, साउथ साइड वाला जो है वो 1 है। ठीक है, इसका ये कुछ स्कीम बना के। तो खैर दो तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं। और एक चीज जो याद रखने वाली है कि जो नॉन वोलेटाइल होती है ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू, सॉरी, ये वोलेटाइल जो होती है ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल की मैंने एग्जांपल दे दी है कि चूंकि डेटा मैंने परमानेंटली स्टोर करना है तो मैं मैग्नेटिक डिस्क के कुछ डिवाइस यूज़ करता हूँ, तो वो थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, खैर मैंने ये तो बताया नहीं है कि स्लो होती है, लेकिन बस समझ जाएं कि स्लो होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमने अभी इतनी लंबी बहस की है कि जो रैम होती है वो कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल्स होती है। और किस तरह की होती है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस है वो इस तरह होती है। तो एक सेल से मुराद मैं एक बाइट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेल में बाइट को बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक बाइट के अंदर हमें पता है 8 बिट्स होती हैं और वो एक करैक्टर को स्टोर कर पाती हैं, और ये बेसिकली करंट की 8 डिफरेंट स्टेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ मैंने एक काइंड ऑफ रिवीजन यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, और ये मैंने एग्जांपल भी लिख दी है कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ऐसी रैम है, ठीक है, जिसका फिजिकली जो भी साइज है, ठीक है, वो 3 इंच की है, 4 इंच की रैम है मेरे पास। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 MB की रैम है, तो इट मीन्स उसके अंदर इतने कितने बनते हैं, ये 1 मिलियन सेल्स मौजूद है। ठीक है, अगर 1 मिलियन सेल्स मौजूद है तो इट मीन्स वो 1 मिलियन करेक्टर स्टोर कर सकती है, ABCDEFG। ठीक है, तो ये मैंने 1 MB एग्जाम्पल ली है। आप इसको बड़ी एग्जाम्पल कंसिडर करें, आजकल जैसे 16 GB और इस तरह की रैम साइजेस आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, नीचे वही जो भी मैंने बताया मैंने लिख दिए यहाँ पे। थोड़ा सा रैम का स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से होता है। सपोज ये जो बॉक्स है मेरे पास रैम है, और इस रैम के अंदर छोटे छोटे अगेन वही सिलिकॉन सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये आप वही समझे कि जो एक्चुअल में फिजिकली 2-3 इंचेस की रैम है उसके अंदर छोटे छोटे सिलिकॉन सेल्स हैं, और वो कितने हैं, अगर ये 1 MB की है तो ये 1 मिलियन सेल्स हैं। ठीक है, जो ऑब्वियसली नेकेड आई से मुझे नजर तो आने वाले नहीं है, लेकिन मुझे पता है जब मैं उसके अंदर करंट की सप्लाई करूंगा तो उसकी स्टेट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन वाली स्टोरी सारी। अच्छा, ये जो इसके अंदर सेल्स मौजूद है ना, ये पहला सेल है। ठीक है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। ठीक है, ये मैं वर्चुअली दिखा रहा हूँ कि उस 3 इंच वाली रैम के ऊपर इस तरह सेल्स बने हुए हैं अंदर, जो मुझे दिख नहीं रहे। ठीक है, इस तरह से सेल बने हुए हैं। ये जो आपको 1-2 यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमने खुद से ज्यूम कर लिया है कि ये जो पहला सेल है ना, इसको मैं बोलूंगा सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। ठीक है, इस तरह से करते करते मेरे पास यूं आगे फिर मजीद सेल भी होंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और करते करते अगर आप सपोज करें यहाँ पे, मैंने अब सारे सेल्स तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप सपोज करें यहाँ पे भी सारे सेल्स मौजूद हैं, तो करते करते मेरे पास लास्ट लाइन के अंदर जो सेल आएंगे
वो इस तरह से 99 लाख और मतलब जो भी 9994 और 10 लाख, ठीक है। इस तरह से मेरे पास सेल होंगे। अब ये जो सेल हैं, इन सेल्स के अंदर मुझे पता है कि ये एक सेल कितने साइज का होता है, इट इज ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है, हमने पहले जो देखा था। तो अगर ये 8 बिट्स का ग्रुप है तो इसका मतलब है कि मैं हर सेल के अंदर एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप फर्ज करें कि मैं यहाँ पे इस 9 वाले के ऊपर एक कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ ए, तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। अब अगेन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ए लिख दिया। अब आपको पता है भाई कि यहाँ पे वो जो सिलिकॉन सेल है, ठीक है, उसकी वो 8 डिफरेंट स्टेट्स होंगी, उनको 0 1 करेंगे, इस तरीके से 0 1 वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि वो 65 बने, ठीक है। तो जब वो 65 बनेगा तो तब इसको मतलब होगा ये ए है, ठीक है। तो अभी वो सारी स्टोरी बार बार तो हम रिपीट नहीं करेंगे ना, बस यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये जो रैम है इसके ऊपर इस तरह के सारे सिलिकॉन सेल्स हैं, एक सेल के ऊपर मैंने 65 वाली बाइनरी वैल्यू का कॉम्बिनेशन स्टोर करवा दिया, तो मतलब ये ए बन गया, ठीक है। तो वर्चुअली हमने रैम को इस तरह से आगे जब भी डिस्कस करेंगे इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सेल है या ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो ऑब्वियसली इसको हम डाटा बोलते हैं या वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसको कंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो रैम का सेल होता है उसके अंदर हम एक वैल्यू या एक डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये जो 9 और 10 11 को लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो अभी करंट स्टेट के अंदर ये जो रैम का स्ट्रक्चर है इसके अंदर मैंने सेल नंबर 9 के ऊपर एक वैल्यू स्टोर की है, एक डाटा स्टोर किया है, या इसको कंटेंट भी बोलते हैं, या मुझे लिखना चाहिए था, जो कि ए है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन स्टोर डाटा इनटू रैम, ठीक है। अच्छा, ये रैम वाली मैंने स्टोरी बताई। इसी तरह अगर कोई और हार्डवेयर डिवाइस है और वो किसी और मटेरियल पे बनी हुई है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फाइनली स्ट्रक्चर इसी तरह का होगा, उसका नीचे हार्डवेयर टाइप डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी होंगे इसी तरह बॉक्सेस या सेल ही होंगे जिनका कोई फिजिकल एड्रेस होगा और उसके अंदर आप डाटा स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने मैग्नेटिक टेप्स की एग्जांपल दी थी अभी, तो उसके अंदर भी हम हमारे पास स्टोरेज के लिए डिफरेंट सेल्स ही मौजूद होंगे, ठीक है। वो जो उसकी स्टेट से मिलके बन रहे होंगे और उसको हमने एक फिजिकल एड्रेस दिया होगा, ठीक है, और उसके ऊपर हम डाटा रख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको आपको फिजिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ये जो 9 फिजिकल एड्रेस है, वो जो 3 इंचेस की मेरे पास रैम मौजूद है, उसमें ये कहाँ है और कहाँ होगा और मैंने कैसे इसको प्लेस किया, कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज सेल नंबर 9, ठीक है। तो आई डोंट नो, ठीक है। ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ जाता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ठीक है भाई, वो 3 इंचेस की जो फिजिकल रैम है उसके अंदर सेल्स बने हुए हैं और सेल्स को हमने नंबरिंग दे दी है। कैसे दे दी है, समहाउ आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो। और उस हर सेल के अंदर हम डाटा रख सकते हैं, ठीक है। इस फिजिकल एड्रेस का पर्पस क्या है, ये फिर आगे हम जब लेक्चर्स करेंगे तो हम देखेंगे कि इस एड्रेस की मदद से हम इस डाटा को एक्सेस करते हैं कि सेल नंबर 9 पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो दे दो भाई, ठीक है। सेल नंबर 20 पे कोई डाटा पड़ा हुआ है तो वो दे दो। और अगर जब मैंने कोई डाटा रखना है तो आई हैव मुझे जानना है कि कौन सा सेल फ्री है, तो फिर उस सेल के अंदर मैं डाटा प्लेस करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ रैम स्टोर्स डाटा। कोई क्वेश्चन है तो